अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी पतीले में केक स्पंज बनाने की एक ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म की रेसिपी। तो यहाँ पे आप कलर चेक कीजिए। कौन कहता है कि जी पतीले में बेकिंग करने से कलर नहीं आता केक पे। तो यहाँ पे आप माशाल्लाह से केक की लुक चेक कीजिए, सॉफ्टनेस चेक कीजिए और स्पंजीनेस चेक कीजिए। माशाल्लाह से हर लिहाज से बेहतरीन केक स्पंज है। ये मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ में से एक है जो कि मैं अपने ऑर्डर वर्क के लिए यूज़ करती हूँ। तो आज मैं आपको ये ज़बरदस्त किस्म का केक बनाना सिखा रही हूँ। तो जैसा कि बहुत से लोग आप में से जानते हैं कि मैं एक होम बेकर भी हूँ। घर से केक्स एंड चिकन ब्रेड्स वगैरह ऑर्डर पे बना के सेल करती हूँ। इंस्टाग्राम पर यूनिक केक्स एंड बेक्स के नाम से मेरा पेज है। आप चाहें तो मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं और अपने लिए केक भी तैयार करवा सकते हैं ऑर्डर पर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने टिन लिया है 5 इंच का। इसे थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने ग्रीस कर लिया था। चारों तरफ से आपने अच्छी तरह से ऑयल के साथ ब्रश के साथ ऑयल लगा के टिन को ग्रीस कर लेना है। अब एक अदद लेंगे बटर पेपर और इसे केक की बेस में बिछा देंगे। इसे आपने केक के हिसाब से, केक के टिन के साइज़ के हिसाब से पहले कट करके रख लेना है। उसके बाद आपने इसे लगाने के बाद इसके ऊपर भी ऑयल लगा देना है ब्रश के साथ। तो यहाँ पे टिन हमारा रेडी है। तो अब चलते हैं अपने केक के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये केक आज मैं आपको विदाउट ओवन बनाना सिखा रही हूँ। तो चूल्हे के ऊपर आपने एक अदद देगची रखनी है और देगची के साइज़ को आपने चेक कर लेना है कि आपका केक टिन रखने के बाद जब केक ऊपर से फूलेगा तो वो ढक्कन को टच ना करने पाए। तो बस इस हिसाब से आपने देगची सेट कर लेनी है। तो आप चाहें तो इसके अंदर अब एक स्टैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टिन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे देखें, जब मैंने इस स्टैंड को चेक किया ना तो मुझे लग रहा था मेरा केक जो है ढक्कन के साथ टच हो जाएगा। तो मैंने छोटे वाला स्टैंड, मेरे पास नहीं था, तो मैंने मिट्टी की ये प्लेट, जिसे हम उर्फ़े आम में खीर डालने वाली ठूठी कहते हैं, वो रख दिया है। इसे बंद कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे मैंने पतीले को प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो ओवन को भी आपने 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पे मैंने एक बॉल के अंदर लिए हैं 2 अदद अंडे। अंडे दोनों आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ठंडे हरगिज़ नहीं होने चाहिए। अगर फ्रिज के अंडे हों तो 1-2 घंटे पहले निकाल के फ्रिज से बाहर रख दें ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएँ। अब इसके अंदर पीसी हुई चीनी डाल देंगे 60 ग्राम। तो चीनी नॉर्मल थी जिसे मैंने मिक्सी जार में डाल के पीस लिया था, तो वही मैंने ऐड की है। साथ ही मैं इसमें वनीला एसेंस डाल दूँगी 1/2 टीस्पून के बराबर। और इन अंडों को आपने बीटर के साथ पहले मिक्स कर लेना है इस तरह से ताकि चीनी उड़े नहीं। उसके बाद आपने फुल स्पीड पे बीटर को चलाना है और इनको बीट करते जाना है। अच्छा, बहुत सारे जो बिगनर्स हैं जो फ़र्स्ट टाइम इस रेसिपी को ट्राई करते हैं, मतलब कि केक बनाने के लिए स्पंज तैयार करते हैं, तो वो अक्सर अंडे बीट करने की गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका केक स्पंज फूलता नहीं है, सॉफ्ट एंड स्पंजी नहीं बनता, रबड़ की तरह सख्त हो जाता है या फिर बैठ जाता है। तो यहाँ पे ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे गौर से देख लेंगे ना तो मेरा वादा है आपसे कि आप पहली बार भी अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो 100% रिज़ल्ट मिलेंगे आपको इस रेसिपी के। क्योंकि छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि वीडियो के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन और परफेक्ट केक स्पंज आप पहली ही बार में बना लेंगे बग़ैर किसी मुश्किल के। तो यहाँ पे ये मैं बेकिंग क्लास दे रही थी एक्चुअली अपने स्टूडेंट्स को केक स्पंज तैयार करने की। तो मैंने सोचा चलें आज यूट्यूब फैमिली के लिए भी रिकॉर्डिंग कर ली जाए, तो आपके लिए भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। तो यहाँ पे देखिए जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे जी बस अंडे बीट हो गए हैं, इतना ही इनको बीट करना है। तो मैं चेक करवा रही हूँ कि देखिए जब आपको इस स्टेज पे लग रहा है ना कि अंडे बीट हो गए हैं, तो जैसे ही आप बीटर को उठा रहे हैं तो बैटर फ़ौरन नीचे गिरता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके अंडे अभी बीट नहीं हुए। अंडे कब और कितने बीट करने हैं इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसे अभी और बीट किया है, तकरीबन 4 से 5 मिनट मुझे लग गए थे इन अंडों को बीट करते हुए। हर बीटर की स्पीड अलग अलग होती है, वोल्टेज अलग अलग होती है, तो इसलिए आपने टाइमिंग पे बिल्कुल नहीं जाना कि कितने मिनट बीट करना है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी ये कंडीशन आ जानी चाहिए। जब ये कंडीशन आ जाए तो बस तब तक आपने बीटर को चलाते जाना है और अंडों को बीट करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए अब ये परफेक्टली बीट हो गए हैं। तो क्या निशानी है ये देखिए जी, मैं उठा रही हूँ बैटर को, गोल गोल डिज़ाइन बना रही हूँ, लाइनें बना रही हूँ कुछ। तो लाइनें चंद सेकंड के लिए ऊपर स्टे कर रही हैं, फ़ौरन से गायब नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे अंडे जो है ना परफेक्टली बीट हो गए हैं केक बनाने के लिए। तो बस जब तक ये कंडीशन नहीं आ जाती तब तक आपने अंडों को बीट करते जाना है। अब यहाँ पे मैंने 20 ग्राम लिया है कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा मैंने इस तरह से ऐड किया है। बिल्कुल लो स्पीड पे बीटर को चलाया है 2 से 3 सेकंड और मिक्स कर लिया है। बाकी का भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करती जा रही हूँ। एकदम से सारे का सारा ऑयल आपने ऐड नहीं करना, वरना आपका स्पंज जो है ना बैठ जाएगा और ये फॉर्म एकदम से ख़त्म हो जाएगा।
तो बस थोड़ा थोड़ा करके आपने इस तरह से ऑयल को ऐड करना है और बिल्कुल लो स्पीड पे बीटर चला के 1 से 2 सेकंड में इसको मिक्स कर लेना है। ऑयल डालने के बाद बहुत ज़्यादा बीटर नहीं चलाना। तो मिक्सिंग हो गई थी यहाँ पे, बीटर का काम बस ख़त्म। अब हमारा काम हो जाएगा जी स्पैचुला का स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने पहले मैदा कितना लिया है। तो मैंने यहाँ पे लिया है जी 70 ग्राम मैदा और उसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है ½ टी स्पून। अच्छा, बेकिंग पाउडर आपने हमेशा फ्रेश वाला इस्तेमाल करना है। बहुत पुराना रखा हुआ जो बेकिंग पाउडर है ना, उसका भी असर ख़त्म हो जाता है तो केक फूलता नहीं है। इसलिए आपने हमेशा जब केक बनाना है तो उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिएगा बेकिंग पाउडर की। यहाँ पे मैदा और बेकिंग पाउडर जो कि मैंने रखे थे एक तरफ, इसे डाल देंगे इस तरह से छलनी के ऊपर और छानते हुए ही आपने इस मटेरियल को ऐड करना है। कभी भी डायरेक्ट से इस तरह से ऐड नहीं कर देना बगैर छाने। इस तरह से मैदे में एयर आ जाती है और केक बहुत ज़बरदस्त फूलता है। साथ ही देखिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के बराबर दूध लिया था, जिसमें से आधा टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है और बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने इसे मिक्स करना है। मिक्सिंग का स्टाइल यहाँ पे आप देखते जाइए गौर के साथ कि किस तरह से मैं कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करते हुए एक ही डायरेक्शन में चम्मच को घुमाती जा रही हूँ और इसे मिक्स करती जा रही हूँ। बहुत तेज़ तेज़ फेंटे नहीं लगाने आपने, वरना सारा ये फॉर्म टूट जाएगा जो अंडों का हमने तैयार किया है। तो फिर केक हमारा फूलेगा नहीं, सॉफ्ट और स्पंची हरगिज़ नहीं बनेगा। तो बस हल्के हाथों के साथ आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और एक ही डायरेक्शन आपने रखनी है अपने स्पैचुला की। उसे एक ही क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ जो भी डायरेक्शन आप सेट करेंगे उसी में घुमाना है, बार बार डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। और 2 मरतबा देखें मैंने इस मैदे को छानते हुए ऐड कर दिया है और बिल्कुल हल्के हाथों के साथ मिक्सिंग की है। तकरीबन 2 टेबल स्पून दूध था जो कि मैंने साथ इसमें ऐड किया है। अच्छा, यहाँ पे जो एक अहम बात नोट करने वाली है वो ये है, एक तो मिक्सिंग की आप देखें कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। एक ही डायरेक्शन में कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करते हुए, तेज़ तेज़ फेंटे नहीं लगाने, चमचे नहीं चलाने। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये बहुत अहम टिप है। अगर आप तेज़ तेज़ मिक्सिंग करेंगे तो क्या होगा, ये सारा फॉर्म टूट जाएगा और आपका केक फूलेगा नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि आपने ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी, यानी बहुत ज़्यादा आपने इसको मिक्स नहीं करते जाना। बस इतना मिक्स करना है कि मैदा वगैरह नज़र आना बंद हो जाए और नीचे बेस तक आपने स्पैचुला को ले जाना है, किनारे वगैरह साफ़ करके फिर मिक्सिंग कर लेनी है, क्योंकि अक्सर मैदा जो है ना बेस में बैठ जाता है। तो यहाँ पे देखें जैसे ही आपको लगे कि मिक्स हो गया है, बस आपने फ़ौरन से स्पैचुला को मिक्स करना छोड़ देना है, इसे पीछे कर लेना है, क्योंकि ओवर मिक्सिंग से भी केक बैठ जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल रिबन टाइप, और बिल्कुल परफेक्ट हमारा केक का जो मटेरियल है तैयार हो चुका है। अब इसे हम डाल देंगे उस केक मोल्ड के अंदर जो कि हमने रेडी करके रखा था। तो यहाँ पे मैंने सारा बैटर जो है केक मोल्ड के अंदर डाल लिया था। अच्छी तरह से आपने स्पैचुला के साथ बोल को साफ़ कर लेना है, क्योंकि हमने सारी मेजरमेंट्स ग्राम्स में ली हैं, तो इसलिए पूरी पूरी चीज़ें हैं हमारी, तो कुछ भी आपने वेस्ट नहीं करना। स्पैचुला वगैरह को भी आपने अच्छे से क्लीन कर लेना है। थोड़ा सा इसको टैप करेंगे और यहाँ पे हमारी पतीली जो है ना बहुत तेज़ किस्म की गर्म हो चुकी है, यानी प्री हीट हो चुकी है। तो इसके अंदर आपने इस तरह से रखना है इस केक टिन को, ढक्कन को बंद कर देना है, ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख दें और नीचे फ्लेम आपने कितना करना है तो मैं आपको वो भी चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए जैसे चावलों को दम लगाते हैं ना, बस उससे थोड़ा सा तेज़ फ्लेम है। तो फ्लेम आपने बहुत तेज़ भी नहीं करना, बहुत कम भी नहीं करना। तो बस ये देखिए दम से थोड़ा तेज़ फ्लेम रखना है और 30 मिनट के बाद आपने इसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको 30 मिनट के बाद, बल्कि 35 मिनट के बाद चेक करवा रही हूँ। 35 मिनट्स हो गए थे इसको बेक होते हुए, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से आप कलर चेक कीजिए कितना खूबसूरत आया है केक के ऊपर। तो आपको मैं टी केक्स की भी रेसिपी दूंगी, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, तो फिर मैं आपको टी केक्स की भी रेसिपी दूंगी, तो उस पर भी ऐसा ही कलर आएगा। किसी टूथपिक की मदद से या फिर केक टेस्टर की मदद से इसे चेक कर लेंगे। तो ये देखिए कोई भी चीज़ इसके साथ चिपकी हुई नहीं है, तो इसका मतलब है बिल्कुल क्लियर हमारी स्टिक बाहर आई है। तो केक हमारा परफेक्टली रेडी हो चुका है। अगर आपके केक टेस्टर या टूथपिक के साथ कोई चीज़ चिपकी हुई आपको फ़ील हो, तो आपने 5-7 मिनट इसे मज़ीद बेक कर लेना है। तो यहाँ पे केक टिन को मैंने काउंटर पे निकाल लिया था और सॉफ्टनेस अब चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। इसे ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। गरम गरम केक को आपने डीमोल्ड नहीं करना, वरना केक आपका टूट जाएगा। इसे जब ठंडा हो जाए फिर आपने डीमोल्ड करना है, और डीमोल्ड करने के लिए आपने छुरी के साथ इस तरह से पहले चारों तरफ से घुमा के इसके किनारे को फ्री कर लेना है। हल्का सा पीछे से टैप करना है, तो देखें केक ईज़िली बाहर आ गया है। और आप केक टिन भी चेक कर सकते हैं। इसके इस पेपर को उतार देंगे और माशाल्लाह से आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, इतना सॉफ्ट, इतना स्पंजी किस्म का ये केक स्पंज बन के तैयार होता है और टेस्ट में भी बहुत बेहतरीन है। और इसमें जो हमने ऑयल यूज़ किया है वो इसी वजह से यूज़ किया था कि ये केक खाते हुए आपके गले में अटकेगा नहीं, बल्कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा।
तो यहाँ पे मैं आपको अंदर से भी चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ़्ट है और टेक्सचर देखें इसका कितना शानदार आया है। तो इस केक को मैंने 3 लेयर्स में काट लिया था। तकरीबन 1.5 इंच की एक लेयर थी और इन तीनों लेयर्स को ये देखिए आपके सामने है केक स्पंज हमारा। इसे मैं फ्रिज में रख के ठंडा कर लूँगी और साथ ही मैंने शुगर सिरप तैयार कर लिया था। तो 2 टेबल स्पून चीनी को मैंने आधे कप पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पे हमारा बेहतरीन सा शुगर सिरप तैयार है। क्रीम को मैंने विप कर लिया था। तो मैं यहाँ पे विपिंग क्रीम यूज़ करती हूँ। इसे मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। तो ये देखिए, अगर आप क्रीम को बीट करना सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूँगी परफेक्ट क्रीम को विप करने का जो तरीका है। तो यहाँ पे क्रीम को विप करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी केक की फ्रॉस्टिंग। तो उसके लिए देखिए एक केक बोर्ड लिया है, इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे, केक की फ़र्स्ट लेयर को रखेंगे और इसे शुगर सिरप के साथ आपने इस तरह से सोक कर लेना है। अच्छी तरह से सोक कर लेना है ताकि केक की कोई भी जो सतह है वो ड्राई ना रहने पाए। इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे इस तरह से और इसे लेवल कर लेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे जी कैरामल क्रंच फ्लेवर। जिस फ्लेवर का केक आपने तैयार करना हो उसकी सॉस आपने ऐड कर देनी है। तो मेरे पास यहाँ पे कैरामल क्रंच फ्लेवर का ये ऑर्डर था तो मैंने थोड़ी सी कैरामल सॉस ऐड कर दी है। थोड़ा सा कैरामल क्रंच जो कि होममेड है ये मैं इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दूँगी और इसे मैं दूसरी लेयर रख के हल्का सा प्रेस करके तो केक को साइड से लेवल कर लूँगी। तो केक की क्रीम को आपने साइड से पहले अच्छी तरह से लगा देना है ताकि लेयर्स जो हैं वो हिलने ना पाएँ, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से स्टैक हो जाएं। उसके बाद इसकी सेकंड लेयर को भी मैं सोक कर लूँगी शुगर सिरप के साथ। सेम उसी तरह से क्रीम लगाऊंगी, थोड़ी सी कैरामल सॉस लगाऊंगी, कैरामल क्रंच डालूंगी इसके ऊपर और इसे भी लेवल कर लूँगी। अच्छा, आपने पाइनएप्पल केक तैयार करना है तो आप पाइनएप्पल के चंक्स डाल लीजिएगा, पाइनएप्पल के सिरप के साथ इसको सोक कर लीजिएगा। इसी तरह से आपने फ्रूट कॉकटेल अगर यूज़ करना है तो आपने वो भी इसी तरह से डाल लेना है। अगर आप तैयार करना चाह रहे हैं मैंगो केक वगैरह तो इसी तरह से आपने मैंगो के चंक्स डालने हैं, मैंगो की सॉस डालनी है और केक को रेडी करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्रीम लगा के ना केक को क्रम कोट कर दिया था, यानी इसे रफ़ कोट कहते हैं। अब अच्छी तरह से मैंने केक बोर्ड को साफ़ कर लिया था और इस केक को मैंने फ्रिज में रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और जो क्रम कोट किया है ना ये क्रीम इसके ऊपर अच्छी से सेट हो जाए। तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे के बाद मैंने केक को निकाल लिया था और अब हम इसके ऊपर फाइनल कोट करेंगे क्रीम का। तो पाइपिंग बैग में आपने क्रीम को भर लेना है और चारों तरफ से आपने इस तरह से केक को क्रीम के साथ कवर कर देना है। तो केक को फाइनल कोट करने का बड़ा आसान और बड़ा परफेक्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो बस आपने गौर से देखते जाना है मेरे हाथों की तरफ और मुझे सुनते जाएँ कि मैं क्या कह रही हूँ, तो इस पर अमल करते जाएँ तो बेहतरीन केक आप बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे केक को अच्छे से क्रीम के साथ कवर कर दिया है। अब मैं पैलेट नाइफ लूँगी और सबसे पहले मैं केक को टॉप से प्लेन करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे ऊपर से पहले लेवल कर लिया है। जब ये ऊपर से लेवल हो जाएगा तो उसके बाद मैंने स्क्रैपर का इस्तेमाल किया है और मैंने इसको किनारे से भी इस तरह से नीट कर लिया है। तो ये देखिए जी ये स्मूथ स्क्रैपर है, इसके साथ मैंने इसे लेवल कर लिया था। अब मुझे केक के किनारों के ऊपर ना डिज़ाइन बनाना था तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये पिंक वाला स्क्रैपर। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये ज़िग ज़ैग वाला डिज़ाइन है। तो मैंने बस 90 के एंगल पे रखना है इस स्क्रैपर को और इस तरह से घुमा देना है और ये देखिए कितना खूबसूरत इसके ऊपर डिज़ाइन बन गया है। अब यहाँ पे मैंने केक को ऊपर से भी नीट कर दिया था, अंदर की तरफ आपने पैलेट नाइफ़ को चलाना है और इस तरह से इसके जो एज हैं इनको नीट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे केक की आइसिंग हो गई थी कंप्लीट। अब इसके ऊपर हमने करनी है डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पर जो रेफरेंस पिक्चर थी ना उसमें था गोल्डन ग्लिटर। तो ये ब्रश के साथ इस तरह से एडिबल होता है ये, इसे मैं केक के किनारे पे लगा दूँगी। अच्छा, ये गोल्ड डस्ट के नाम से मिल जाता है बेकिंग वाली शॉप से इजीली। इसे आपने थोड़ा सा ऑयल के अंदर मिक्स करना होता है, उसके बाद ब्रश के साथ आपने इस तरह से अप्लाई कर देना होता है। तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है ये केक पे लगा हुआ। तो यहाँ पे देखिए केक का जो बॉर्डर था ना इस तरह से मैंने गोल्डन सा ये ड्रॉ कर दिया था। अब मैंने पाइपिंग बैग में डाली थी 1M नोज़ल और इस तरीके से मैंने कर ली थी जी केक के ऊपर डिज़ाइनिंग। तो बस अब आप देखते जाएं कि मैं केक के ऊपर आप मुख्तलिफ़ नोज़ल्स को यूज़ करते हुए किस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। और इसके बॉर्डर के ऊपर मैंने ग्रीन कलर का इस तरह से डिज़ाइन बना लिया था। तो भी बस यहाँ पे मैं बेकिंग क्लास भी दे रही थी और ये मेरा ऑर्डर वर्क था, तो मैं साथ साथ स्टूडेंट्स को सिखा भी रही थी कि किस तरह से आप केक को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कस्टमर ने अपनी माँ की सालगिरह के लिए केक बनवाया था, तो इसलिए इस तरह से उन्होंने कहा था जी ऊपर आपने प्यारी माँ का टोपर लगाना है और नीचे हैप्पी बर्थडे लिखना है। थोड़े से स्प्रिंकल्स थे जो कि मैं इस तरह से लगा दूंगी इसके ऊपर, जो कि इस केक को लगा देंगे 4 चांद। तो यहाँ पे देखिए जी बेहतरीन दिलकश सा कैरेमल क्रंच फ्लेवर का हमारा वनीला केक बन के तैयार है, जो कि दिखने में जितना शानदार लग रहा है खाने में उससे कहीं बढ़ के मज़ेदार था। तो आप केक की फ़ाइनल लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। शायद कैमरे की आँख इसे इतना अच्छी तरह रिकॉर्ड नहीं कर पाई
क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ बेकिंग करना और साथ साथ सारे काम करना जो है थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन जितना मुझसे हो सका मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।